हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, पीछे की जो भी वीडियो हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज अपना एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें का कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि आज की टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले जिलों के उत्पाद एवं उपनाम। उपनाम के बारे में अगर आप लोग की इच्छा होगी, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें, तो हम अभी बहुत से ऐसे शहर हैं, ऐसे ज़िले हैं जिनके उपनाम हैं, बट वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, इस वजह से हम उसको छोड़ दिए हैं। तो अगर आप लोग कमेंट में, अगर आप लोग की इच्छा होगी, तो उसकी हम एक और वीडियो ला देंगे नेक्स्ट डे। और कुछ शहरों के प्राचीन नाम भी हैं, उसका भी उसी में ला देंगे वीडियो। तो हमें आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपका सहयोग से ही हम कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो फ्रेंड्स, इसी हौसले और उम्मीद के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं कि कन्नौज क्यों प्रसिद्ध है। तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी कहा जाता है, कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग कई जिलों के बारे में पढ़ लिए हैं, जैसे लखनऊ को क्या कहा जाता है, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है, वहाँ का क्या प्रसिद्ध है। और इसी तरह सभी जिलों का हम पढ़ लिए हैं। तो उस चीज़ को आप लोग अगर जो भी नहीं देखा होगा, जो वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का, वो जाकर पीछे वीडियो देख लें, ताकि क्या हो, चीज़ें बेहतर समझ में आए। समझ में तो आएंगी, लेकिन अगर टॉपिक वहाँ से स्टार्ट है तो उस चीज़ को अगर आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। झांसी, झांसी में क्या प्रसिद्ध है? सॉफ्ट टॉयज, जैसे टेडी बियर होता है ना, टेडी बियर। तो ये क्या है, ये कहाँ प्रसिद्ध है? झांसी में प्रसिद्ध है। और झांसी की एक रानी भी है, रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम क्या था? मनु था। और इनके पिता का नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। और जो सॉफ्ट टॉयज है, अच्छा, जैसे कि फरवरी महीने में आप लोग भी जानते होंगे, जैसे बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं। तो ये डेज कब मनाया जाता है, कितने फरवरी को मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हाथरस। हाथरस में क्या प्रसिद्ध है? हींग प्रसिद्ध है। हींग आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे। हींग आमतौर पे गांव में भी मिलता है, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर पेट में थोड़ा सा दर्द होता है तो सब लोग कहते हैं हींग खा लो, हींग खा लो। तो जैसे मतलब हींग का काफ़ी फायदा है, और भी बहुत जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में क्या प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा। अब आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि टेराकोटा क्या होता है। तो जो टेराकोटा होता है, ये मिट्टी के बने बर्तन होते हैं। टेराकोटा क्या होता है? ये मिट्टी के बने बर्तन होते हैं और इन्हें आग में पकाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ आप लोग देखते होंगे, जैसे कि शादी विवाह में भी आप लोग देखते होंगे कलसा होता है, वो भी क्या होता है? वो भी मिट्टी का ही बना होता है, उसे आग में ही पकाया जाता है। दीपक आप लोग देखे होंगे, दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो दीपक भी क्या होता है? मिट्टी से ही बनाया जाता है और उसे फिर आग में पकाया जाता है। इसी तरह तमाम चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पर फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं। ये सब क्या है? मिट्टी के बने हुए वस्तुएं हैं, और इन्हें क्या किया गया है? आग में पकाया गया है। और गोरखपुर की बात करें अगर हम, तो
सबसे लंबा प्लेटफार्म, अगर कोई पूछे कि सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है तो गोरखपुर में है। नोट करके लिखिएगा आप लोग, सबसे सबसे लंबा प्लेटफार्म, सबसे लंबा प्लेटफार्म, सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ है? गोरखपुर में है। और गोरखपुर की और भी विशेषता है कि गोरखपुर जो है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? तो राप्ती नदी, राप्ती नदी। गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? तो राप्ती नदी बहती है। और भी गोरखपुर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद क्या है? अभियांत्रिक सामग्री। अभियांत्रिक सामग्री में जैसे यांत्रिकी से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब गाजियाबाद में मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग का है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, यहाँ क्या मिलता है? रेडीमेड गारमेंट, मतलब यहाँ पर वस्त्र मिलते हैं जो रेडीमेड होते हैं। गोरखपुर में क्या मिलता है? जो सिले सिलाए कपड़े होते हैं रेडीमेड, वो मिलते हैं गाजियाबाद में। आप लोग फिगर में गौतम बुद्ध नगर में, सॉरी, गौतम बुद्ध नगर में मिलते हैं। और गौतम बुद्ध नगर की थोड़ी सी विशेषता जान लीजिएगा कि जो गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य को भी टच करता है। तो नोट कर लीजिएगा, यह एक राज्य, यह एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करता है। ये एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य को स्पर्श करता है। एक केंद्र शासित राज्य को, केंद्र शासित राज्य को क्या करता है? स्पर्श करता है, राज्य को स्पर्श करता है। साथ साथ नोट करते चलिएगा आप लोग, कॉपी पेन निकाल लीजिए। स्पर्श करता है, राज्य कौन सा है? तो राज्य का नाम नोट करिएगा, राज्य है हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा, राज्य है हरियाणा। और बात करें कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो जो हरियाणा है इसकी राजधानी है चंडीगढ़। कहाँ राजधानी है इसकी? चंडीगढ़। और जो केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो दिल्ली। दिल्ली है जो क्या करता है? गौतम बुद्ध नगर को स्पर्श करता है। दिल्ली। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। अब आप लोग बताइएगा कि दिल्ली उत्तर प्रदेश के कितने राज्य को स्पर्श करता है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि दिल्ली कितने राज्य को स्पर्श करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गाजीपुर। नेक्स्ट है हमारा गाजीपुर। गाजीपुर क्यों प्रसिद्ध है? जूट वाला हैंकिंग, मतलब जो रुमाल होती है जूट की, मतलब वो वहाँ फेमस है। और अफीम की फैक्ट्री के लिए ये भी फेमस है। अफीम की फैक्ट्री, यहाँ पर क्या है? अफीम की फैक्ट्री है और कार्बनरी का मकबरा भी है, ठीक ना? और क्या यहाँ पर? कार्बनरी का मकबरा है। अगर बात करें कि इसे किस नाम से जाना जाता है, गाजीपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा वाराणसी में गंगा नदी बहती है और वाराणसी को काशी के नाम से जाना जाता है। तो सैदपुर में भी गंगा नदी बहती है और इसे काशी का बहन कहा जाता है, काशी की बहन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसे काशी की बहन के नाम से जाना जाता है? तो गाजीपुर, काशी की बहन, काशी की बहन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिरोजाबाद।
फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है? कांच के उत्पादन के लिए। यहाँ पर कांच के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का होता है? तो चूड़ी का उत्पादन होता है। फिरोजाबाद में सबसे अधिक उत्पादन चूड़ियों का होता है और इसलिए इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। जैसे शादीशुदा औरतें क्या करती हैं, उन लोग को ये सुहाग के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी शादी हो गई है उनको चूड़ी पहनना ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए क्या है, इसे इसका उपनाम लिखिएगा। उपनाम, इसका उपनाम क्या है? तो फिरोजाबाद का जो उपनाम है, इसे सुहाग नगरी, इसे क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। नंबर 1 कहते हैं सुहाग नगरी, सुहाग नगरी, सुहाग नगरी। और इसे चूड़ियों का नगर भी कहा जाता है। इसे चूड़ियों का, और इसे चूड़ियों का नगर भी कहा जाता है, या चूड़ी नगरी भी कह सकते हैं। चूड़ियों का नगर या चूड़ी नगरी, तो चूड़ी नगरी लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चूड़ी नगरी। और जो यहाँ की चूड़ी है ये विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में, पूरे विश्व में क्या है? सबसे अधिक चूड़ी यहीं मिलती है। विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक ना? यहाँ की चूड़ियाँ बहुत ही मशहूर हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एटा। एटा क्या है कि एटा जो है ये घुंघरू, घुंघरू घंटी एवं पीतल उत्पादन। जैसे कि घुंघरू घंटी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो लोग मतलब अधिकतर घुंघरू घंटी का प्रयोग जैसे कि पशुओं के लिए किया जाता है। पशुओं को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो घुंघरू घंटी क्या करते हैं, अपने पशुओं को पहनाते हैं। और पीतल उत्पाद, जो मतलब पीतल उत्पाद से मतलब है कि पीतल की बनी वस्तुएं भी कहाँ मिलती हैं? तो एटा में मिलती हैं। जितनी वस्तुएं पीतल से बनती हैं वो भी एटा में उपलब्ध हैं, और खासकर घुंघरू घंटी भी उपलब्ध है यहाँ पर। अब बात रह गई फर्रुखाबाद की, ठीक ना? तो ये घुंघरू घंटी की ना होकर ये क्या है? वस्त्र की छपाई का है, ये इसका है। ठीक ना? वस्त्र की छपाई होती है कहाँ पर? फर्रुखाबाद में वस्त्र की छपाई की जाती है। जो वस्त्र होते हैं उन पे प्रिंट जो होता है वो यहाँ पर किया जाता है, वस्त्रों की छपाई होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देवरिया। देवरिया में सजावट का सामान। देवरिया में क्या है? सजावट का सामान। जैसे घर को सजाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो क्या है? देवरिया में उपलब्ध होता है। या फिर हमारे घर अगर छोटा मोटा जो भी प्रोग्राम होता है, शादी विवाह हुआ या फिर जो भी प्रोग्राम हुआ, उसमें घर का डेकोरेशन करते ही है। ऐसा है नहीं कि नहीं बिना डेकोरेशन के कोई भी फंक्शन हो जाए। अब तो हल्दी का जो डेकोरेशन होता है वो अलग होता है, मेहंदी का डेकोरेशन अलग होता है, शादी का डेकोरेशन अलग होता है। तो ये सब जो डेकोरेशन की सामानें हैं वो कहाँ मिलती हैं? तो देवरिया में मिलती हैं। और देवरिया की क्या विशेषता है आप लोग बताइएगा। देवरिया जो है ये, देवरिया का एक मेला भी प्रसिद्ध है, वो जब मेला पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और देवरिया की विशेषता हम आप लोग को बता दिए हैं कि देवरिया जो है बलिया को टच करता है। बलिया, बलिया को स्पर्श करता है, बलिया को स्पर्श करता है। अब बलिया को स्पर्श करता है, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि बलिया को स्पर्श करता है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई ना कोई जिला तो किसी न किसी को स्पर्श करता ही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बलिया क्या है? बलिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बलिया हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और बलिया जो है 3 जिलों को स्पर्श करता है, उसमें देवरिया भी आता है। देवरिया, मऊ, गाजीपुर। और बलिया की एक विशेषता है कि वो क्या करता है? हरियाणा को स्पर्श करता है। तो वो टॉपिक नहीं है हमारी, बस यही टॉपिक है कि देवरिया जो है बलिया को स्पर्श करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुलंदशहर। नेक्स्ट क्या है हमारा? बुलंदशहर है। तो बुलंदशहर की क्या विशेषता है? आप लोग देख पा रहे होंगे कि बुलंदशहर क्या है? सिरेमिक उत्पादक। अब सिरेमिक उत्पादन क्या होता है? सिरेमिक उत्पादन होता है चीनी मिट्टी के बने बर्तन। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में कि
ये सब जो भी वस्तुएं हैं वो किस चीज़ की बनी है, तो चीनी मिट्टी की बनी हुई हैं। इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है, तो बस इतना ही जानते हैं कि चीन जो सिरेमिक उत्पादन होता है ये क्या कहाँ होता है, बुलंदशहर में। ये क्या होता है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक ना। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। आप लोग फिगर में देख सकते हैं उस चीज को। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिजनौर। बिजनौर क्या है, काष्ठ कला। काष्ठ कला से तात्पर्य है कि जो लकड़ी के बने वस्तुएं होती हैं उन पर डिजाइन की जाती है। जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये सब क्या है, काष्ठ कला के अंतर्गत आता है। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कि लकड़ी की बनी वस्तुओं पर जो डिजाइनें की जाती हैं वो काष्ठ कला के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखिएगा बलिया। अभी आप लोग को बताएं ना कि बलिया क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, बिंदी। बलिया की सबसे प्रसिद्ध क्या है, बिंदी उत्पादन। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में अनेक प्रकार की क्या है, बिंदी का फिगर लगाया गया है। तो जो बिंदी होती है ये सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, इसका बलिया में होता है, ठीक ना। और बलिया की क्या विशेषता है, आप लोग लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का, यूपी का पूर्वी जिला, यूपी का पूर्वी जिला, यूपी का क्या है, पूर्वी जिला है, पूर्वी जिला है, यूपी का पूर्वी जिला है। इसके बाद स्टार लगा के लिख सकते हैं, यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को स्पर्श करता है, यूपी के 3 जिलों को स्पर्श करता है, 3 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से, देवरिया, देवरिया, मऊ, मऊ, गाजीपुर, थर्ड पे लिखिएगा गाजीपुर, गाजीपुर। और एक इसकी एक विशेषता है कि जो गंगा नदी बहती है हमारे यहाँ, वो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रारंभ करती है। जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े हैं ना बिजनौर के बारे में, यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से। आप लोग लिख भी लीजिएगा, यूपी में गंगा नदी, गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे थे बलिया के बारे में, तो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से क्या होती है, निकल जाती है। यहाँ से निकल के कहाँ जाती है, तो बिहार में। आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं कि यह यहाँ से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, बलिया से निकलकर गंगा नदी बलिया से निकलकर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में प्रवेश करती है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये इसकी विशेषता होगी कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यह बलिया जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। बलिया 3 जिलों को स्पर्श करता है, कौन कौन से, मऊ, देवरिया, गाजीपुर। बलिया जो है एक राज्य को स्पर्श करता है, ये भी लिख सकते हैं। राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। राज्य कौन सा है, हरियाणा।
ठीक ना। बलिया एक राज्य को स्पर्श करता है, वो कौन सा राज्य, सॉरी हरियाणा नहीं, बिहार ना। कौन सा राज्य है, बिहार है, बिहार। तभी तो यहाँ से निकलकर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बस्ती। बस्ती क्या है कि बस्ती में काष्ठ कला। काष्ठ कला वही बात है कि काष्ठ कला क्या होता है, ये लकड़ी की बनी वस्तुएं होती हैं, इन पे क्या की जाती है, डिजाइन की जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पीछे हम लोग पढ़े भी हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं बहराइच। बहराइच में क्या होता है कि बहराइच में जो है गेहूं के डंठल से उत्पादन होता है। जैसे कि गेहूं की जो फसल होती है वो जब काट दी जाती है तो जो उसका डंठल निकलता है उससे क्या की जाती है, अच्छी अच्छी पेंटिंग की जाती है। ये हस्त निर्मित होता है। क्या होता है, हस्त निर्मित। हस्त निर्मित, हस्त निर्मित का मतलब क्या होता है कि ये हाथ से के द्वारा बनाई जाती है। ये जो भी की जाती है डिजाइनें वो हाथ के द्वारा की गई हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लोग के घर में भी क्या होता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बनाई जाती हैं। पहले जैसे कि गर्मी के टाइम में बेना होना होता था ना डुलाने के लिए, तो पहले जो हमारी दादी अम्मा ये लोग क्या करती थी कि उससे बेना बनाती थी और उससे हम लोग क्या करते थे, बड़े आराम से हवा डुलाते थे। तो ये क्या है, ये हस्त निर्मित ही है, ठीक ना। अब हम लोग देख देख लेते हैं नेक्स्ट आजमगढ़। आजमगढ़ के बारे में क्या ही कहना, आजमगढ़ तो ऐसे ही फेमस है। तो आजमगढ़ में क्या है, काली मिट्टी की कलाकृतियां, मतलब काली मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं वो आजमगढ़ से उपलब्ध हैं। यहाँ का उत्पादन होता है आजमगढ़ में। चीनी मिट्टी का उत्पादन कहाँ होता है, तो आजमगढ़ में होता है। ये आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आ जाता है, यहाँ यहाँ के बारे में हम कुछ ज़्यादा ही बता देंगे आप लोग को। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम आजमगढ़ के लिए एक अलग से वीडियो भी ला सकते हैं। उसमें बस आजमगढ़ के बारे में ही होगा, लेकिन हाँ उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी, ठीक ना। तो आजमगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है अगर पूछा जाए, तो आजमगढ़ में कौन सी नदी बहती है, तो तमसा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, तमसा नदी। कौन सी नदी बहती है, तमसा नदी, ठीक। तमसा नदी बहती है, इसे टोंस के नाम से भी जानते हैं या टवस, ठीक ना, टोंस के नाम से भी जानते हैं। और इसकी एक विशेषता है कि मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, ये अगर आजमगढ़ हो गया, मान लेते हैं कि ये आजमगढ़ है, ठीक ना, ये आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़, ये आजमगढ़ हो गया। तो यहाँ से हम नदी की बात करें तो यहाँ से ऐसे क्या है, ये मान लीजिए ये तमसा नदी हो गई। तमसा नदी आजमगढ़ के मध्य से बहती है, हालांकि मध्य में नहीं बनाए हैं क्योंकि लिख दिए थे ऊपर, इस वजह से यहाँ किए हैं। तो तमसा नदी, इसके ऊपर से भी एक नदी बहती है और इधर से होते हुए भी एक नदी आती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो आजमगढ़ है वो किन दो नदियों के मध्य स्थित है, आजमगढ़ किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो हमारा आंसर होगा ऊपर है, इधर कौन सी नदी है, घाघरा नदी, इधर है घाघरा नदी, घाघरा नदी। और नीचे है गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी। लिखिएगा, इधर नीचे कौन सी नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी। फिर गंगा नदी यहीं से होते हुए बलिया जाती है, बलिया से बिहार चली जाती है। बिहार क्या है, अलग स्टेट है एक। और ये कौन सी नदी है, तो तमसा नदी, तमसा नदी, ठीक। इतना हम लोग जान लिए कि आजमगढ़
किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो घाघरा और गंगा नदी। अगर कोई पूछे कि आजमगढ़ में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो तमसा। तमसा को टोंस नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आजमगढ़ के, जैसे कि हर जिलों के तो नहीं, बट हम जो है कि आजमगढ़ के बारे में कुछ विशेष अध्ययन भी करेंगे। आजमगढ़ जो है यहाँ के डीएम की बात करें कि आजमगढ़ के डीएम कौन है? तो विशाल भारद्वाज हैं, श्री विशाल भारद्वाज। डीएम कौन है? डीएम श्री विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज। आजमगढ़ के डीएम कौन है? तो विशाल भारद्वाज। इसके बाद बात आती है कि ये अगर वर्तमान में डीएम हैं तो इनके पहले कौन था? तो इनके पहले थे पूर्व डीएम, पूर्व में थे अमृत त्रिपाठी। कौन थे? अमृत त्रिपाठी थे। अमृत त्रिपाठी। अमृत त्रिपाठी क्या थे? इसके पहले थे। अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश जो आजमगढ़ है, आजमगढ़ के एसपी कौन है? तो एसपी की बात अगर आती है तो अनुराग आर्य। एसपी कौन है? अनुराग आर्य। अनुराग अनुराग आर्य। अनुराग आर्य क्या है? एसपी हैं। अगर हम बात करें कि जो आजमगढ़ है, ये आजमगढ़ का जो मतलब आजमगढ़ नाम कैसे पड़ा या आजमगढ़ की स्थापना कौन किया है? तो आजम। नोट करिएगा इस चीज को कि जो आजमगढ़ है ये एक राजा थे विक्रमजीत। विक्रमजीत के बेटे आजम ने आजमगढ़ की स्थापना की है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना कौन किया है? आजम। विक्रमजीत के बेटे, विक्रमजीत के बेटे थे, ठीक ना? बेटे आजम। कौन? आजम। और आजमगढ़ का बहुत मतलब आजमगढ़ का पुराना नाम कुछ और था, फिर बाद में पहले आजमगढ़ नहीं रखा गया था। तो इस चीज़ को अगर हम आजमगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तब उसका अध्ययन करेंगे, वरना टॉपिक क्या हो जाएगी? बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आजमगढ़ में क्या है? काली मिट्टी की कलाकृतियां की जाती हैं, काली मिट्टी से बने बर्तन है। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो तमसा, मतलब कौन सी नदी बहती है? तो तमसा नदी बहती है। और आजमगढ़ किन दो नदियों के बीच में है? तो घाघरा और गंगा नदी के बीच में है। और जो तमसा नदी है ये आजमगढ़ के मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ के डीएम है विशाल भारद्वाज, और जो इसके पहले डीएम थे वो थे अमृत त्रिपाठी। और आजमगढ़ का उपनाम, अगर आजमगढ़ के उपनाम की बात करें, उपनाम, तो इसके उपनाम में कहा जाता है कि पहले यहाँ पर ऋषि दुर्वासा रहते थे, तो इस वजह से इन्हें ऋषि दुर्वासा की भूमि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऋषि दुर्वासा की भूमि। ऋषि दुर्वासा की भूमि। ऋषि दुर्वासा की भूमि। अगर हम लोग जब आजमगढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो आजमगढ़ में जो, जैसे कि यहीं पर बात कर लेते हैं कि इसमें विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट, तो आजमगढ़ में विधानसभा की सीट की बात करें तो 10 है। विधानसभा की सीट कितनी है? विधानसभा की सीट, तो विधानसभा की सीट 10 है। विधानसभा की सीट कितनी है आजमगढ़ में? 10 है। और लोकसभा की सीट की बात करें, लोकसभा, तो लोकसभा की सीट 2 है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस बार
जो चुनाव हुआ था उसमें 10 सीट में कितनी सीट जो है सपा की थी और कितनी जो है कांग्रेस की थी और कितनी बीजेपी की थी, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो 10 सीट पर आजमगढ़ में चुनाव हुआ था। ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम लोग को जब आजमगढ़ के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आजमगढ़ में जो पूरा गांव की संख्या है वो कितनी है, आजमगढ़ में ब्लॉक कितने हैं। ये जैसे कि अगर हम इसी के बारे में बताने लगेंगे तो टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से बता नहीं रहे हैं आप लोग को। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आजमगढ़ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, आजमगढ़ में थाना कितने हैं, तो ये सब राजस्व गांव कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में जब अगर आजमगढ़ के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ क्या है, अलीगढ़ में क्या होता है, तो जो अलीगढ़ है ये ताले एवं हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्या है, ताला और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताला नगरी भी कहते हैं। उपनाम क्या है इसका, ताला नगरी, ताला नगरी। अलीगढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औरैया। औरैया क्या है कि औरैया जो है ये दूध प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। ये देसी घी होते हैं, क्या होते हैं, देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, देसी घी। फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, मटके में दूध है। ठीक ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगरा। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में चमड़ा उत्पादन होता है। जैसे कि चमड़ा का क्या क्या बन सकता है, चमड़ा का बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि नॉर्मल में इस टाइम ठंडी का मौसम है तो चमड़े के जूते बनते हैं और चमड़े की जो है वो जैकेट भी बनती है। ठीक ना। तो ये सब क्या है, चमड़ा से, चमड़ा उत्पादन जो है वो आगरा में स्थित है। और आगरा के उपनाम की बात करें तो यहाँ का पेठा बहुत ही पसंद है। पेठा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेठा नगरी भी कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाए हैं पेड़ा नगरी किसे कहते हैं। पेठा नगरी तो आगरा को कहते हैं, लेकिन पेड़ा नगरी किसे कहते हैं, पेड़ा, पेड़ा नगरी किसे कहते हैं, इसे पेठा नगरी कहते हैं, पेठा नगरी। कमेंट में आप लोग बताइए कि पेठा नगरी किसे कहते हैं, इसे पेड़ा नगरी कहते हैं, इसे पेड़ा नगरी कहते हैं। क्यों पेड़ा नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेड़ा जो पेठा है वो फेमस है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आप लोग देख लिए होंगे कि पेड़ा नगरी किसे कहते हैं, तो कमेंट में आप लोग बताइए कि पेड़ा नगरी किसे कहते हैं। और आगरा में और क्या प्रसिद्ध है, आगरा में क्या है, ताजमहल है ना, आगरा में क्या है, ताजमहल है, ताजमहल। ताजमहल कौन बनवाया था, ताजमहल कौन बनवाया है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ताजमहल कौन बनवाया है और किसकी याद में बनवाया गया है, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर ताजमहल स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ताज नगरी भी कहा जाता है, ताज नगरी, ताज नगरी। तो आगरा की ये विशेषता हो गई कि आगरा क्या है, आगरा को पेठा नगरी के नाम से जानते हैं और आगरा को किस नाम से जानते हैं, तो ताज नगरी के नाम से जानते हैं। चमड़ा उत्पादन कहाँ होता है, तो आगरा में होता है। और ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमरोहा। अमरोहा में वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र जैसे कि जो बजाए जाते हैं संगीत में वो क्या है, वो वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र में ढोलक प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ की ढोलक क्या प्रसिद्ध है, ढोलक प्रसिद्ध है। आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे ये सब क्या है, ये ढोलक बनाई गई है। और ढोलक क्या की जाती है, ढोलक को कैसे बजाया जाता है, ये सब आप लोग को पता है। ठीक ना। तो अमरोहा के बारे में हम लोग देख लिए और अमरोहा के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अमरोहा के बाद है बागपत।
बागपत में क्या होता है, होम फर्निशिंग का काम होता है। जैसे कि घर में जो भी वस्तुएं होती हैं वो सब क्या होती है, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, बेड, कूलर, अलमारी, सोफा, जो भी चीजें होती हैं वो क्या है, घर में जो जो चीजें हमें उपयोग में लाते हैं हम, वो यहाँ उपलब्ध है। और ये जो है होम फर्निशिंग का काम हापुड़ में भी होता है। हापुड़, हापुड़ में भी होम फर्निशिंग का काम होता है, ठीक ना, उत्पादन होता है। और अगर बात करें हम बागपत की, तो बागपत किसे स्पर्श करता है, तो शामली को स्पर्श करता है। बागपत, बागपत यूपी के पश्चिमी जिले को स्पर्श करता है। पश्चिमी, पश्चिमी जिले को, पश्चिमी जिले को स्पर्श करता है, स्पर्श करता। पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, शामली। कौन सा है, शामली। और ये एक राज्य को भी स्पर्श करता है, तो राज्य कौन सा है, राज्य कौन सा है, हरियाणा। कौन सा राज्य है, हरियाणा, ठीक ना। राज्य कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बागपत। बागपत यहाँ पर हम लोग बता ही दिए, ये दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्या है, वाराणसी। वाराणसी बनारसी रेशम के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, बनारसी रेशम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी, जैसे कि आप लोग रेशमी साड़ी देख रहे होंगे फिगर में, एक महिला है काफ़ी सुंदर साड़ी पहन के खड़ी हुई हैं, तो ये क्या है, बनारसी रेशम की साड़ी है। और यहाँ पर जो है कि अगर हम बात करें कि कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। वाराणसी में कौन सी नदी बहती है, तो नदी का नाम नोट करिएगा, नदी बहती है गंगा नदी, गंगा नदी। वाराणसी की विशेषता तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। वाराणसी को जो है कई उपनामों के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक है विश्वनाथ जी का मंदिर है। क्या है, विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ, यहाँ विश्वनाथ जी का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, पूछ देता है कभी कभी कि मतलब विश्वनाथ जी का जो मंदिर है इसे कौन बनवाया है, तो इसे बनवाई है अहिल्याबाई। कौन बनवाया है, अहिल्याबाई, नोट करिएगा, अहिल्याबाई बनवाई है। ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वाराणसी को जो है किन किन नामों से जाना जाता है। जो वाराणसी है इसे, इसके उपनाम क्या हैं, उपनाम, तो वाराणसी के उपनाम बहुत सारे हैं। यहाँ पर जो है गंगा नदी बहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गंगा नदी बहने के कारण इसे कहते हैं काशी नगरी। इसे क्या कहते हैं, काशी नगरी, इसे काशी नगरी कहते हैं। तो काशी की बहन किस जिले को कहा जाता है, अभी पीछे आप लोग को बताए हैं, कमेंट में बताइए। काशी नगरी अगर वाराणसी को कहा जाता है तो काशी की बहन किसे कहा जाता है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर है इसलिए इसे विश्वनाथ नगरी भी कहा जाता है। विश्वनाथ, विश्वनाथ नगरी, विश्वनाथ नगरी। और अगर इसकी बात करें कि और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मुक्ति नगरी भी कहा जाता है। इसे मुक्ति नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वाराणसी में बहुत सारे घाट हैं, वहाँ सबको क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है, इस वजह से इसे मुक्ति नगरी भी कहा जाता है, मुक्ति नगरी। नेक्स्ट देखिएगा,
यहाँ पर जो है शिव भगवान, शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत सारा। विश्वनाथ मंदिर में कौन रहता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि विश्वनाथ मंदिर में किसकी मूर्ति है। इसे शिव नगरी भी कहते हैं, शिव नगरी, शिव नगरी। और यहाँ पर एक घाट भी है, आप लोग को पता होगा, नमो घाट। नमो घाट भी काफी फेमस है वाराणसी का। क्या है? नमो घाट है, नमो घाट, ठीक ना। और गंगा नदी के तट पर ही 80 घाट कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर है 80 घाट, 80 घाट है, ठीक ना। 80 घाट में आरती होती है शाम सुबह में, वो काफी फेमस है वहाँ की। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसे मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मुक्ति क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र। क्या कहा जाता है इसे? मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। इसे पांडवों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर पांडव बहुत रहते हैं, ठीक ना। पंडा जैसे मतलब जो पंडित वंडित होते हैं वो लोग बहुत रहते हैं यहाँ पर, इसे इसलिए इसे पांडवों की नगरी, पांडवों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं, इसलिए इसे घाटों का नगर भी कहा जाता है, घाटों का नगर, घाटों का नगर भी कहा जाता है, ठीक ना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि वाराणसी की क्या विशेषता है। तो वाराणसी में बनारसी रेशम का उत्पादन किया जाता है। और वाराणसी में क्या है? वाराणसी में नमो घाट है। क्या है? नमो घाट है। और वाराणसी में क्या है? 80 घाट है। 80 घाट किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। वाराणसी में और क्या है? तो विश्वनाथ जी का मंदिर है। विश्वनाथ का मंदिर जो है ये कौन बनवाया है? तो अहिल्याबाई बनवाई है। इसके बाद वाराणसी के उपनामों की बात करें तो इसे काशी नगरी के नाम से जाना जाता है, और इसे विश्वनाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, और इसे मुक्ति नगरी भी कहा जाता है, मुक्ति नगरी कहा जाता है। शिव भगवान की मूर्ति अधिक है यहाँ पर, तो इसलिए इसे शिव नगरी भी कहा जाता है शिव जी का वास स्थान है ये। और इसे मुक्ति नगरी कहते हैं। मुक्ति नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग जैसे कि जो दाह संस्कार होता है वो होता है, तो इस वजह से इसे मुक्ति नगरी कहते हैं। इसे पांडवों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पांडव बहुत रहते हैं। और इसके बाद इसे घाटों का नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे घाट हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चित्रकूट। अगर हम चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट जो है ये लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट क्यों प्रसिद्ध है? तो लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने की बात करें तो जैसे बहुत सारे खिलौने होंगे, आप लोग देखे होंगे, जो लकड़ी के बने होते हैं। और ये किस नदी के तट पर है? अगर हम बात करें कि चित्रकूट किस नदी के तट पर है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर है। और एक इसकी विशेषता है कि जो चित्रकूट है, तो चित्रकूट मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। चित्रकूट जिला किसे स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश को किसे स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? तो 11 जिलों को स्पर्श करता है, जिसमें से एक चित्रकूट भी है, ठीक ना। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है ये हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं आप लोग को। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपको लगता होगा कि बस आधे घंटे 40 मिनट जो भी समय लगता है यही नहीं लगता है। इसको कम से कम 4-5 बुकों से इकट्ठा करके तब इसको बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, लाइक कर दिया किया, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि ऐसा कुछ तो है नहीं कि अगर कोई पढ़ लेगा तो उसको फ़ायदा नहीं करेगा, करेगा सबको। तो इसलिए जो है कि लाइक कर दीजिए प्लीज़। इसके बाद है रामपुर।
रामपुर की बात करें तो रामपुर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में भी काफी अच्छा चाकू बनाया गया है। और जो है चाकुओं की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन चाकू का होता है, इसलिए इसे चाकू नगरी भी कहा जाता है। ये एक क्या है, एक जिला है। जैसे कि आप लोग ये मत समझिएगा कि रामपुर किसी गांव का नाम है, छोटे मोटे गांव बहुत होते हैं रामपुर नाम से, तो ये कोई जो है गांव नहीं है ये, बल्कि क्या है, एक जिला है। तो रामपुर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चाकू नगरी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चाकू नगरी, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन किस चीज का होता है, चाकू का होता है। इसे चाकू नगरी भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो ये चित्रकूट है, सॉरी रामपुर है, यहाँ पर सबसे अधिक चाकुओं का जो है उत्पादन होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उपनाम इसका लिख लीजिएगा, चाकू नगरी। इसे चाकू नगरी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जौनपुर, ठीक ना। जौनपुर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये ऊनी कालीन दरी के लिए प्रसिद्ध है। दरी बनती है यहाँ पर, क्या बनती है, दरी बनती है। ये दरी के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये जौनपुर है, जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में बहुत सारी विशेषताएं हैं जौनपुर की। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो जौनपुर है ये जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, या फिर कहें कि जौनपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। जौनपुर में, अच्छा अगर बात करें जौनपुर की, तो जो जौनपुर है इसका जो निर्माण किया है, ये जौनपुर कौन बनवाया है, तो जौनपुर किसकी याद में बना है, तो जौना खां की याद में बना है जौनपुर। यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि जो जौनपुर है उसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है, जौनपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। जौनपुर में कौन सी नदी, कौन सी, जौनपुर में कौन सी नदी प्रवाहित प्रवाहित सॉरी प्रवाहित होती है। जौनपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, कमेंट में आप लोग बताइए, प्रवाहित होती है। तो जौनपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए हमें। जौनपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सर्च करिए, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा बांदा। क्या है, बांदा। सर्च करिए, नेक्स्ट क्या है, बांदा। बांदा, बांदा क्या है, खंजर पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर शिल्प से बात करें तो यहाँ पर जो है पत्थर की वस्तुएं मिलती हैं, जो पत्थर से बनी हुई मिलती हैं, वो कहाँ मिलती हैं, तो बांदा में मिलती हैं। बांदा की एक विशेषता और है जो एमपी को स्पर्श करता है, एमपी को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जालौन। जालौन क्यों प्रसिद्ध है, तो जालौन जो है हस्त निर्मित कागज कला के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर जो कागज से क्या की जाती है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वो किसी मतलब मशीन के द्वारा नहीं, वो हाथ से बनाए जाते हैं जालौन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुशीनगर। अगर हम लोग कुशीनगर की बात करें तो ये केले के रेशे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो केले के रेशे होते हैं उनसे क्या बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती हैं। और जो ये कुशीनगर है, कुशीनगर में यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट भी बनने वाला है। यूपी का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट
एयरपोर्ट। चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो है प्रथम ट्रांसजेंडर विद्यालय भी बनवाया जा रहा है। प्रथम ट्रांसजेंडर विद्यालय खोला जा रहा है, ठीक ना, खोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आप लोग से क्वेश्चन पूछे थे कि जो जौनपुर है वो वहाँ पर कौन सी नदी बहती है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो चलिए बता देते हैं आप लोग को। जौनपुर जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, हम पूछे थे आपसे, तो ये इसका आंसर होगा गोमती नदी। गोमती नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो गोमती नदी। अगर हम बात करें कि जो जौनपुर शहर है, जो जौनपुर है, इसका जो स्थापना हुआ था वो कौन किया था, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, ये जौनपुर की स्थापना किसकी याद में किया था, तो जौना खां की याद में किया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जौना खां की याद में जौनपुर का क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी, जैसे कि मतलब अगर हम फास्ट पढ़ा रहे होंगे या फिर हमारी हैंड राइटिंग में मिस्टेक आप लोग को लग रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसे सुधार करेंगे। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है अपनी वीडियो में कुछ बेहतर कर सकें, पहले से कुछ बेहतर कर सकें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।